यस सर। जो जो मैंने स्पेसिफाई किए थे कि बस उन्हीं क्वेश्चन को करना है, उसके अलावा नहीं। तो उसमें से कुछ अगर पूछना है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे कंटिन्यू कर। उससे भी दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाए दिए थे ना सर। एक। हाँ हाँ, हाँ सर। मैं कह रहा हूँ कि जो भी उसके अंदर डाउट है या फिर मतलब किसी को प्रॉब्लम हुआ तो बता दो। क्या डेट है आज? 26। हाँ बताओ, पूछना है कुछ उसमें से क्वेश्चन जो मैंने दिए थे? अरे बताओ। सर आपने जो वो होमवर्क क्वेश्चन दिया था सर खुद से, उसका फर्स्ट वाला बता दो। ओके, फर्स्ट वाला कौन सा था जिसके अंदर वो तीन तीन थे, हाँ सर। है ना? हाँ। हाँ तो देखो, तो उसमें क्या था कि ये हमारे पास में इंक्लाइन प्लेन था और एंगल कितना दिया हुआ था? 37। एक यहाँ पे ब्लॉक था, ठीक है, एक यहाँ लगी हुई थी पुली, पुली के ऊपर से यहाँ ब्लॉक था, फिर एक पुली यहाँ थी और एक ब्लॉक यहाँ था। मास कितना था? 5 10 10 5 5 10। हाँ, किस किस ने किया? इसका आंसर क्या आया भाई? अब जिसने सॉल्व किया उनका सर ए मेरा 4 आया सर। ए का वैल्यू कितना आया? 4। हाँ सर। ओके, और किसी और का? और बताओ भाई, किस किस ने सॉल्व किया? अदिति, अमित, दिव्यांश, अबे सब लोग चुप क्यों हैं? तो मेरा ये 5 आया था। 5 आया है? हाँ सर 5 आया था मेरा भी। 5 आया, ओके। चलो देखते हैं। यशस, क्या आंसर आया? पुलिका, पुली नहीं रहे हो यार। देखो, सबसे पहले एबीडी में ये तो पता है कि ऑल द ब्लॉक्स आर अटैच्ड टू द सिंगल स्ट्रिंग, दैट मींस एक्सेलरेशन विल बी सेम। तो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a, इसका यहाँ की तरफ a और इसका ऊपर की तरफ a, ठीक है। अब चलो एबीडी बनाते हैं। इसमें कितना फोर्स लग रहा है नीचे? 100। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? सपोज मैंने बोल दिया T1, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगी? 100 माइनस T1 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 1। इसकी बात करते हैं। यहाँ की तरफ फोर्स लग रहा है 50, ऊपर सपोज फोर्स लग रहा है T2 टेंशन, और ये ऊपर जा रहा है, तो इक्वेशन बनेगी T2 माइनस 50 इक्वल टू 5 इंटू ए, इक्वेशन 2। अब इसकी बात करते हैं जो अपना 5 kg वाला है। उसमें देखो, ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पुल कर रही है, ये फोर्स लगा रही है T1, ये स्ट्रिंग ऊपर पुल कर रही है T2, और इसका mg का कंपोनेंट लगता है। क्या आता है इधर? mg साइन थीटा। आया था ना, कंपोनेंट बताए थे, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन में साइन थीटा आता है, परपेंडिकुलर में कॉस थीटा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? T1 प्लस मास कितना है 5, g कितना हो गया 10, साइन थीटा कितना बन जाएगा 3/5 माइनस T2, क्योंकि ऊपर की तरफ T2 इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन 3। आप क्या करो, तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो T1 भी कैंसिल हो जाएगा, T2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 100 प्लस 30 माइनस 50 इक्वल टू 10 10 20 20 ए। तो ए का वैल्यू कितना बन गया? ये 50, तो 50 30 80 80 बाई 20, ए की वैल्यू आएगी 4 मीटर पर सेकंड।
हाँ, किस किस का आया 4? हाँ, ये आंसर किसने बताया था भाई? एकदम हाँ सही है, सर, मेरा आया सर। गुड। अब तुम्हारे पास में एक्सेलरेशन आ गया, अब तो सब कुछ ही आ जाएंगे यार। इसमें डाल दोगे तो T1 आ जाएगा, इसमें डाल दोगे तो अपने पास T2 आ जाएगा। हाँ सर, ठीक है, हाँ सर। ओके, चलो आगे आते हैं। आज कुछ वो बताता हूँ, और अपने उसी चीज को कंटिन्यू करेंगे जो अपन कर रहे थे ना, स्ट्रिंग एंड कंस्ट्रेंट वाले कर रहे थे, अपने उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो उसके पहले एक है ना क्वेश्चन बताता हूँ, उसके बाद में फिर आगे उसका एलोबरेट करते हैं। ये तुम्हारा बुकलेट का एक क्वेश्चन है। सपोज हमारे पास एक पुली है, ये मासलेस पुली, एकदम आइडियल पुली, इसके ऊपर से एक स्ट्रिंग आ रहा है, ये बोल दिया M1, ठीक है। इसका जो सेकंड वाला जो है ये कॉर्नर, इसके ऊपर मैंने एक ये बांध रखा है, पुली बांध रखा है, और उस पुली के ऊपर 2 ब्लॉक अटैच किए हुए हैं, एक M2 एक M3। अब हमसे पूछा गया है फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो अगर तुमको याद हो, मैंने तुमको एक चीज बताई थी पहले। सपोज हमारे पास एक मासलेस ऑब्जेक्ट है, पुली है, इसमें यहां लग रहा है T और यहां लग रहा है T, तो ऊपर कितना लगता था टेंशन? खुशी? 2T। 2T। तो 2 लगता है। कोई भी मासलेस ऑब्जेक्ट पे रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज 0। तो अगर नीचे की तरफ तुम्हारे पास में T और T लग रहे हैं तो कितना हो गया? 2T हो गया ना। तो ऊपर की तरफ भी तुम्हारे पास में 2T लगना चाहिए। तो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, सपोज यहाँ पे लग रहा है T, इस वाली स्ट्रिंग में यहाँ भी लग रहा है T, तो ये जो स्ट्रिंग है ये वाली, इसके अंदर कितना टेंशन आएगा? 2T, है ना। देखो ना, इसमें यहाँ की तरफ लगेगा T, यहाँ की तरफ T लगेगा, तो ऊपर कितना लगना चाहिए? 2T लगना चाहिए ना। अब देखो ऊपर वाले स्ट्रिंग की बात करते हैं, 2T 2T 2T, तो यहाँ पे कितना लगेगा? 2T, ठीक है। और ये ऊपर वाले में कितना आ जाएगा फिर? 4T, ठीक है। यस सर। अब इतना समझ, ओके। अब देखो एक्सेलरेशन इज जो है ना, वो ना वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमारी मर्जी है, तुम कहीं भी मान लो, प्लस माइनस में आंसर आ जाएगा। तो सपोज यहाँ पे हमने क्या अज्यूम किया, बताता हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो ब्लॉक है M3, इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है A3, M2 का नीचे की तरफ है A2 ग्राउंड फ्रेम में, और M1 का ऊपर की तरफ है A1। ये मैंने अज्यूम किए हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि इफ एक्सेलरेशन ऑफ M1 इज A1 इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये जो हमारा पुली जो है, इसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ आएगा? नीचे की तरफ। और कितना होगा? A1 ही होगा, क्योंकि दैट पुली इज अटैच टू ब्लॉक M1। तो पहले इक्वेशन लिख देते हैं, सबके FBD बनाते हैं पहले। तो पहले हमने इसका M1 का FBD बनाया, तो यहाँ पे क्या लगेगा? M1G। ऊपर क्या लग रहा है? 2T, और इसका एक्सेलरेशन हमने ऊपर अज्यूम किया है A1। तो बताओ इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2T माइनस M1G इक्वल टू M1 A1, F नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये ऊपर जा रहा है तो ऊपर का फोर्स है ना बड़ा होना चाहिए, तो इक्वेशन 1, ठीक है। अब अपने FBD बनाते हैं 2 का। 2 इसका FBD बनाया, तो उसमें नीचे की तरफ फोर्स लगेगा M2G, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा T, और हमने क्या अज्यूम किया? ब्लॉक कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, एक्सेलरेशन A2। तो इक्वेशन क्या बनेगा? अब इक्वेशन बताओ मुझे, बताओ। M2G minus T is equals to M2A। M2 A2, ठीक है। ये जो भी एक्सेलरेशन है ना, ग्राउंड फ्रेम में है, क्योंकि हमने जो भी फोर्सेस लगाए ग्राउंड फ्रेम में लगाए हैं ना, ठीक है। अब मैंने बना दिया M3 का,
तो M3 में नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है M3G, ऊपर लग रहा है T, और मैंने क्या अज्यूम किया, नीचे आ रहा है A3 से। क्या इक्वेशन बन जाएगी? M3G minus T is equal to माइनस T इक्वल टू M3 A3। यस, इक्वेशन 3। अब हमारे पास में कितनी इक्वेशन है? 3। और 3. वेरिएबल कितने हैं? A1, A2, A3 एंड T। हमारे पास में 4 वेरिएबल हैं। Yes, sir. तो हमको एक और इक्वेशन निकालनी है, राइट? तो वो जो इक्वेशन आएगी, फोर्थ इक्वेशन, we will get from constraint। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं। ये तो हमने सारी इक्वेशन लिखी हैं ग्राउंड फ्रेम में। तो पहले एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं कहीं पे लिखूं कि एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसका मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ऑफ 1 माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 2। ये होता है ना? किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अगर है ना रिलेटिव निकालना होता है तो रेफरेंस फ्रेम को सबट्रैक्ट कर देते हैं, राइट? अब देखते हैं। और एक डाउट है सर, बोलो। तो लेकिन ये रिलेटिव वेलोसिटी लगेगा कि नहीं सर? हाँ, हम लोग कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी नहीं देख रहे ना सर उसे, एक इनर्शियल फ्रेम में देख रहे ना सर इसके लिए। मतलब समझा नहीं क्या बोल रहा हूँ। ऐसा मतलब रिलेटिव वेलोसिटी लगेगा क्यों सर? नहीं, मैं तो बस एक ऐसे ही अपने बता दिया मैंने तो जनरली, भाई मेरे को फोर्थ इक्वेशन निकालना है तो आई विल फाइंड सम वे टू गेट दैट फोर्थ इक्वेशन। ओके सर, सॉरी। ठीक है, तो देखो अब हम पुली की बात करते हैं। ये मेरे पास में पुली है, इसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है? एक पुली बार का। फिर से बता सकते हैं कि 2T क्यों लिया हमने? भाई ये देखो ना, कोई भी मासलेस ऑब्जेक्ट पर रिजल्टेंट फोर्स कितना होता है? 0। तो अगर इसमें यहां भी लग रहा है T और यहां भी लग रहा है T, तो ऊपर कितना लगना पड़ेगा? 2T। यस सर। ठीक है, देखो मुझे बताओ कि ये जो है ना पुली जो है, जिसको मैंने ये लिखा हुआ है P, इसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ होगा और कितना होगा? पुली का एक्सेलरेशन। हाँ भाई, कौन बताएगा? A1. A1, बिकॉज पुली इज अटैच टू ब्लॉक M1। M1 अगर ऊपर जाएगा तो पुली उतना ही नीचे आएगा, क्योंकि दे आर अटैच टू द सेम स्ट्रिंग। तो ये जो है पुली, ये है ना पुली, इसको मैंने लिख दिया P। इसका जो एक्सेलरेशन है वो है A1 और कहाँ की तरफ है? डाउनवर्ड। ठीक है, इसके नीचे हमने 2 मास हैंग किए हुए हैं। एक मास ये किया हुआ है, एक मास ये किया हुआ है। ये मास 2 है, ये मास 3 है। ठीक है, और इनके ग्राउंड फ्रेम में कितने एक्सेलरेशन है? इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ है A2, इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ A3। ये तीनों एक्सेलरेशन कैसे हैं? ग्राउंड फ्रेम में है ना। अब हम बात करते हैं रिलेटिव की। अगर मैंने ऑब्जर्वर को इसके ऊपर बिठा दिया, ये ऑब्जर्वर बिठा दिया, तो इस ऑब्जर्वर के रेफरेंस फ्रेम में M2 और M3 के एक्सेलरेशन क्या होंगे? देखो ये एब्सोल्यूट में से रेफरेंस फ्रेम का एक्सेलरेशन सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है? जो भी उसका एक्सेलरेशन है उसको अपोजिट करके ऐड कर दो। तो ये लो, मैंने ऊपर की तरफ क्या लगा दिया? A1। इसमें भी ऊपर की तरफ क्या लगा दिया? A1। इसका मतलब क्या हुआ? अब किसके फ्रेम में आ गए ये दोनों एक्सेलरेशन? पुली के रेफरेंस फ्रेम में, है ना? पुली के रेफरेंस। अब मुझे बात बताओ कि अगर तुम पुली के ऊपर बैठे हो तो ये ब्लॉक जितना ऊपर जाएगा, इस ब्लॉक को उतना ही नीचे आना पड़ेगा। यस सर। तो मैं कह सकता हूं ना कि इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ पुली M2, मतलब 2 M2 and M3 will have equal and opposite acceleration। भाई अगर एक ऊपर आ रहा है तो दूसरा क्या हुआ? उतना ही नीचे जाएगा। तो बताओ
पुली के रेफरेंस फ्रेम में इस ब्लॉक का ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना आएगा, a1 माइनस a2, और इसका कितना आ जाएगा नीचे की तरफ, A1 minus A. a3 माइनस a1, क्योंकि आई एम टेकिंग डाउनवर्ड ना बेटा, है ना। यस सर। तो अब मैं लिखूंगा इक्वेशन, जो फोर्थ इक्वेशन मेरी यहां से आएगी, तो अब मैं लिखूंगा कि a1 माइनस a2 मस्ट बी इक्वल टू a3 माइनस a1। तो यहां से क्या बन जाएगा इक्वेशन, 2a1 इक्वल टू a2 प्लस a3। ये हमारे पास में फोर्थ इक्वेशन। अब देखो हमारे पास में इक्वेशन भी 4 है, वेरिएबल भी 4 है, दिख रहा है कंप्लीट। सर मुझे एक डाउट, हाँ बेटा बोलो। और सिर्फ रेफरेंस फ्रेम ऑफ पुली में ही M2 और M3 की जो एक्सेलरेशन रहेगा वो इक्वल रहेगा? हाँ, क्योंकि तुम यहाँ पे देखो, मुझे बताओ कि अगर तुम किसी पुली के ऊपर बैठे हो, ये मेरे पास में एक ये चीज है, ठीक है, ये यहाँ पे स्टेशनरी हूं मैं, तो ये ब्लॉक जितना ऊपर जाएगा इस ब्लॉक को उतना ही और नीचे आना पड़ेगा ना। हाँ किसके सर। फ्रेम में, पुली के फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में नहीं ना, क्योंकि तो अब ग्राउंड ग्राउंड फ्रेम में क्यों नहीं, वो नहीं समझा मुझे। ग्राउंड फ्रेम में इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज द पुली इज मूविंग। ओके, अब मुझे बताओ एक सिंपल सा क्वेश्चन। हाँ बेटा एक बार मैं आता हूँ तुम्हारे क्वेश्चन पे, पहले इस पर क्लियर कर दो। मुझे एक बात बताओ, एक है लिफ्ट है, इसमें एक मैंने ये लगा रखा है पुली, यहाँ भी 5 kg और यहाँ भी 5 kg, एक ये यहाँ बैठा है मैन और एक यहाँ बैठा है मैन, इसको मैंने बोला ऑब्जर्वर 1, इसको बोला ऑब्जर्वर, और ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसका स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ मासेस इन द ग्राउंड फ्रेम? 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड, किसका, M1 का भी M2 का भी? हाँ। यस ओके। अब मैं मुझसे बोलता हूँ व्हाट इज द स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ M1 ने मासेस इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ एन पुली? स्टेशनरी, राइट? हाँ। देखो ना, ग्राउंड फ्रेम में और उसके फ्रेम में अलग अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन इसके फ्रेम में देखो, इसका ऊपर की तरफ कितना है 0, तो इसका भी यहाँ की तरफ कितना होगा 0। किसके फ्रेम में, पुली के फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में नहीं। तो इसलिए मैंने बोला कि पुली के रेफरेंस फ्रेम में M2 जितना ऊपर जाएगा M3 को उतना ही नीचे आना पड़ेगा। सर लेकिन वो नहीं बोल सकते कि A1, हाँ, A2 और A3 इक्वल रहेंगे ग्राउंड के फ्रेम में? क्यों रहेंगे, वो तो उस पे डिपेंड करेगा ना, मासेस क्या है भाई, हमारी इक्वेशन क्या है, अगर उनके मास अगर अलग अलग होंगे तो अलग अलग आएंगी चीजें। देखो ना यहाँ पे ये हमारे पास में इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे जैसे उनकी वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग आएगा हमारे पास में। हाँ सर। तो हाँ, और कौन बोल रहा था अभी भाई, जिसको मैंने कहा था थोड़ी देर में बताता हूँ। हाँ सर, मेरा वो डाउट था कि A1 माइनस A2 वो वाला इक्वेशन कहाँ से आया सर? हाँ, A1 माइनस A2, देखो अगर पुली के रेफरेंस फ्रेम में मैंने देखा तो इसका यहाँ की तरफ क्या था A2, ऊपर की तरफ क्या है A1, तो यार पुली के रेफरेंस फ्रेम में रिजल्टेंट कहाँ के कहते कितना हो गया, A1 माइनस A2 कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। मुझे पता है उतना ही एक्सेलरेशन M3 का कहाँ की तरफ होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए ना। हाँ क्योंकि सर। तो इसका मुझे नीचे की तरफ निकालना रिजल्टेंट, तो इसका नीचे की तरफ है A3 और ऊपर की तरफ है A1, तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा नीचे की तरफ, A3 माइनस A3 माइनस A1, और मैंने इन दोनों को इक्वल कर दिया। समझ देखो गया, थैंक यू। ये जो मेथड है, दिस मेथड इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट। इसका एक और मेथड बताऊंगा शॉर्टकट वाला, लेकिन हमको ये भी आना चाहिए। सर वो A1 और A1 क्यों है वो समझा नहीं, पुली के दोनों साइड पे। भाई ये इस वाली इक्वेशन से, अगर मैं किसी के कहते हैं रेफरेंस फ्रेम में किसी चीज को देखता हूं तो मैं रेफरेंस फ्रेम के एक्सेलरेशन को सबट्रैक्ट कर देता हूं ना। एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होता है, एक्सेलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए होता है।
यस सर। तो पुली का एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ था, नीचे की तरफ था ना। हाँ सर। तो अगर मैं इसके रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करूंगा तो मैं ऊपर की तरफ कहते लगा दिया मैंने A1, इस पे भी लगा दिया, इस पे भी लगा दिया। ओके सर। माइनस का मतलब क्या होता है, अपोजिट करके ऐड कर दो। तो मैंने उसको अपोजिट किया, पहले जो नीचे था उसको ऊपर किया और उसको ऐड कर दिया। फाइन। अब हमारे पास में इक्वेशन भी 4, वेरिएबल भी 4, हम आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा दिमाग लगाना, समझ में आएगा। अब मैं तुमको एक चीज मैंने बताई थी, हमारा जो भी सब कुछ हो रहा है वो कौन से बेसिस पे हो रहा है, कौन सी चीज को हम फॉलो कर रहे हैं। वी आर सेइंग दैट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, राइट। हाँ भाई। हाँ सर। भाई हमने बोला मैं आइडियल स्ट्रिंग, अगर मैं ये बोलूं कि भाई ये ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक को मैंने इससे बांधा हुआ है और इसमें इसके ऊपर फोर्स लगाया, ये M1 है, ये M2 है, तो आई से दैट इसका एक्सेलरेशन भी A होगा और इसका भी A होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में ये स्ट्रिंग है, इसका जो लेंथ है दैट लेंथ हैज टू बी कांस्टेंट। और कांस्टेंट कब रहेगा? जब आगे वाला जितना जाएगा पीछे वाला भी उतना ही जाएगा, राइट। तो ये हमारा बेसिक रूल है, बेसिक रूल बोल दो या फिर कंस्ट्रेंट, यही हमारा कंस्ट्रेंट है कि लेंथ इज कांस्टेंट। अब थोड़ा सा डिफरेंशिएशन वाले मेथड में आते हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर 1 मिनट ऊपर स्क्रॉल करो ना। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ ए कांस्टेंट? 0. 0। ठीक है, तो देखो उसी मेथड को काम में, जो भी हमने अब तक किया है ना, प्रूव कर रहे हैं बस हम। ठीक है, वो चीजें हम काम में लेते हैं। जैसे ये मान लो स्टेशनरी पुली है, एक मास यहां लगा हुआ है M1, एक मास यहां लगा हुआ है M2। ठीक है, हाउ विल यू प्रूव कि दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? तो देखते हैं। हमने बोला कि ये जो स्ट्रिंग है इसका जो लेंथ है दैट हैज टू बी कांस्टेंट, राइट। तो सपोज यहां से यहां तक का जो लेंथ है इसको मैंने बोल दिया L1 और यहां से यहां तक का जो लेंथ है उसको मैंने बोल दिया L2। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा? L1 प्लस L2 इक्वल टू क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, बिकॉज L1 इज द लेंथ ऑफ रोप ऑन लेफ्ट हैंड साइड, L2 is the length of rope on the right hand side, and summation of both the side has to be constant. अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो तो क्या बनेगा? dl1 by dt प्लस dl2 by dt क्या बन जाएगा? 0. इसका मतलब क्या हुआ? dl1 by dt, the rate at which L1 is changing। ठीक है, तो सपोज अगर ये ऊपर जा रहा है, इसका जो वेलोसिटी है मैंने v1 बोल दिया, तो इसका वेलोसिटी यहां से मैं ये लिख सकता हूँ ना, dl1 by dt इक्वल टू माइनस dl2 by dt। dl2 by अपना dt का मतलब क्या हुआ? द रेट एट विच L2 इज चेंजिंग, मतलब वेलोसिटी ऑफ M2। dl1 by dt का मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ M1, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना। अब देखो इन दोनों में क्या हुआ कि ये और ये, इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है और एक साइन क्या आ रहा है? माइनस। मतलब क्या हुआ? अगर ये ऊपर जा रहा है वेलोसिटी v1 से, तो ये क्या हुआ? वेलोसिटी v से नीचे आएगा, क्योंकि देखो ना माइनस साइन आ रहा है बीच में। अगर मैं इसको फिर से कर दूं डिफरेंशिएशन तो क्या बन जाएगा? d स्क्वायर L1 अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस d स्क्वायर L2 अपॉन d2 स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? एक्सीलरेशन। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका एक्सेलरेशन अगर ऊपर की तरफ a है तो इसका a ही होना पड़ेगा, लेकिन कहां की तरफ?
नीचे की तरफ, क्योंकि माइनस साइन आ रहा है। तो हम इन चीजों को डिफरेंशिएशन से भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम हमारा जो कंस्ट्रेंट है वो बेसिकली यही है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट। ठीक है, हाँ भाई। Yes, sir. चलो इसका एक और मेथड, ये मेथड हो गया 2। एक और मेथड बताता हूँ, वो शायद मैंने तुमको कौन बताया भी था ना, वर्चुअल वर्क मेथड। लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना थोड़ा बहुत। सर थोड़ा ब्रीफ किया था, हाँ थोड़ा सा बताया था सर आपने। हाँ वही। तो वो हमारे पास में सबसे शॉर्टकट वाला मेथड है, उसकी हेल्प से तो हम आराम से कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन एकदम इजीली हो जाते हैं, कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, और सबसे इफेक्टिव भी बेसिकली वही है। वो जनरली हम कब काम में लेते हैं, जब हमारे पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स होती हैं, बहुत सारी। ठीक है ना, अब यहाँ तो एक ही होती है, तो कौन सा मेथड लगाना पता ही होता है कि दोनों का सेम ही होगा, तो कर देते हैं। वर्चुअल वर्क मेथड क्या कहता है? तो पहले हम आते हैं वर्क पे। व्हाट इज वर्क? क्या होता है डेफिनेशन वर्क का? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट होता है ना। इसका क्या मतलब हुआ इसका? फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू उनके बीच के एंगल का कॉस थीटा। ये हमारे पास में वर्क होता है। अब जैसे कि बात करूं कि सपोज मैंने दो ब्लॉक को सेम चीज से किया हुआ है, ठीक है। तो देखो, हम इंटरनल फोर्स की बात करेंगे बस। इंटरनल फोर्स मतलब है टेंशन। तो ये जो ब्लॉक M1 है, ये ब्लॉक M2 है। M1 पे हमारे पास फॉरवर्ड में लग रहा है टेंशन T, इसके ऊपर कहाँ लग रहा है टेंशन? बैकवर्ड में T। सपोज इसका एक्सेलरेशन मैंने यहाँ की तरफ अज्यूम कर लिया A1, इसका एक्सेलरेशन मैंने यहाँ की तरफ अज्यूम कर लिया A2, ये हमने अज्यूम किया। ठीक है, तो बताओ क्या होगा, वर्क डन कितना आएगा? पहले वाले पे T इंटू A1, क्योंकि उनके बीच में एंगल कितना है? 0। सेकंड वाले में एंगल कितना बन गया? ऑपोजिट है ना, एक लेफ्ट में एक राइट में, तो माइनस T इंटू A2। ठीक है, तो वर्चुअल वर्क मेथड कहता है कि समेशन ऑफ TI डॉट XI इज 0। इन सबको 0 कर दो, तो क्या बन गया? A1 इक्वल टू A2। तो वर्चुअल वर्क कहता है कि वर्क डन बाय टेंशन। अब इस टेंशन को मैं बोल देता हूं इंटरनल। वर्क डन बाय टेंशन ऑन होल सिस्टम। सर आप एक और हाँ? बार बता सकते हैं क्या ये वाला पार्ट प्लीज? हाँ देखो, तो ये जो मेथड है ये बोलता है, ये जो मैंने आखिरी वाली लाइन लिखी है इसको देखो क्या लिखा है, वर्क डन बाय टेंशन। कौन सा टेंशन? अंदर वाला, इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये तो बाहर वाला, ये तो एक्सटर्नल हो गया। दिस इज एक्सटर्नल, हम इंटरनल की बात कर रहे हैं सिर्फ। वर्क डन बाय टेंशन ऑन द होल सिस्टम। अब यहाँ पे सिस्टम में मेरे पास में एक मास ये है और एक मास ये है, आई हैव 2। ऑन द होल सिस्टम शुड बी 0। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा पहले वाले ब्लॉक पे, पहले वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है टेंशन वाला, वो लग रहा है राइट साइड में, देखो। और इसका एक्सेलरेशन भी कहाँ की तरफ अज्यूम किया है हमने? राइट साइड में। तो एंगल कितना बन जाएगा भाई? जहां पे एक्सेलरेशन होगा उधर ही वेलोसिटी होगा, उधर ही अपना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो एक ही बात है ना, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। ठीक है, तो ये बन गया। तो यहाँ पे साइन कैसा आ गया? प्लस वाला। यहाँ पे देखो, फोर्स तुम्हारा बैकवर्ड, तुम्हारा एक्सेलरेशन फॉरवर्ड, तो क्या साइन आएगा? माइनस। और इन सब का समेशन कितना होना चाहिए? 0। तो क्या बन गया? A1 इक्वल टू A2। सर पर वो 0 क्यों होना चाहिए? उसके पीछे कोई रीजन है? रीजन बेटा ये है कि इंटरनल फोर्स है। मुझे पता है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हम कहते हैं कि इंटरनल फोर्स का जो वर्क डन है वो 0 है।
क्योंकि जो भी स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग में हमने क्या बोला था, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग? स्ट्रिंग जो होती है वो ऐसी होती है ना, ये देखो, इस पॉइंट पे फोर्स कहाँ की तरफ लगता है, यहाँ की तरफ। इस पॉइंट पे फोर्स कहाँ की तरफ लगता है, यहाँ की तरफ, अलोंग द लेंथ। ये होता है Yes, sir. फोर्स। जो भी स्ट्रिंग का फोर्स लगता है दैट इज ऑलवेज अलोंग द लेंथ। अब बताओ, अगर फोर्स तुम्हारा अलोंग द लेंथ है तो ये पॉइंट जितना आगे जाएगा इस पॉइंट को भी उतना ही आगे आना पड़ेगा। ये तो मानते हो, क्यों? हाँ सर, इक्वल है तो फोर्स अलोंग। नहीं, बिकॉज लेंथ इज कांस्टेंट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट ना। हाँ तो सर। जितना आगे वो जाएगा उतना ही आगे ये जाएगा। अब देखो, इसके लिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कैसा बन गया, पॉजिटिव, क्योंकि एक ही तरफ है दोनों। इसके लिए कैसा बन गया, नेगेटिव, क्योंकि फोर्स पीछे लग रहा है, तुम आगे जा रहे हो। तो ये जितना पॉजिटिव हुआ ये उतना ही क्या बन गया, नेगेटिव। तो अगर मैं सबको कंबाइन कर दूंगा तो समेशन कितना बन जाएगा, 0। सर एक डाउट है सर। हाँ सर तो फिर एक्सटर्नल फोर्स मतलब टेंशन का रोल क्या होगा फिर इसमें? जैसे इंटरनल का टेंशन क्या करता है कि तुम्हारी हेल्प करता है मोशन में, ठीक है। जैसे इसने कुछ फोर्स लगाया तो कुछ यहाँ पे कंज्यूम हो गया और कुछ यहाँ पे आ गया। टेंशन इज जस्ट टू ट्रांसफर द फोर्स। अगर तुम कहते सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहो तो, भाई हमने किस पे फोर्स लगाया, हमने तो M2 पे लगाया ना। यस सर। उस M2 ने क्या किया, स्ट्रिंग के अंदर एक फोर्स क्रिएट किया जिसकी वजह से M1 भी मूव होने लग गया। यस सर। लेकिन जो स्ट्रिंग है उसने उतना ही फोर्स M2 पे लगाया, उतना ही फोर्स M1 पे लगाया, इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि रोप हमारी कैसी है, मासलेस, आइडियल। इसलिए इसीलिए हम बोलते हैं कि वर्क डन 0 है। अगर इसी चीज को स्प्रिंग में लगाओगे तो स्प्रिंग में वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड इन स्प्रिंग। क्यों, बताओ इसका रीजन बताओ। वो स्टेबल नहीं रह पाएगी मतलब। नहीं, स्प्रिंग में एक्सटेंशन हो सकता है भाई। हाँ उसके आगे वाले पॉइंट और पीछे वाले पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलग अलग हो सकता है, स्ट्रिंग में थोड़ी हो सकता है। तो उसके अंदर वर्क डन भी अलग अलग आएगा। इसलिए ये जो चीज है, दिस इज वैलिड ओनली इन स्ट्रिंग, नॉट इन स्प्रिंग। अब देखो, इसकी हेल्प से मैं इस वाले क्वेश्चन को एकदम आसानी से कर दूंगा, जो हमने ये वाला किया था ना, फर्स्ट क्वेश्चन, ये वाला 3 वाला, एकदम आसानी से हो जाएगा। देखो हमने क्या किया था, एक यहाँ पे लिया था, एक यहाँ पे थी पुली, यहाँ पे ब्लॉक था M1, राइट। फिर यहाँ पे पुली आई थी, यहाँ पर M2, यहाँ पर M3, राइट। हमको फाइंड आउट करने थे एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले कर दो ये, इसके ऊपर लग रहा है टेंशन T, इसके भी ऊपर लग रहा है टेंशन T। यहाँ पे कितना बन जाएगा, 2T। तो यहाँ भी कितना आएगा, 2T, यहाँ पर 4T। जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले जल्दी जल्दी टेंशन वाला काम कर लो, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। हमने क्या अज्यूम किया था, इसका ऊपर की तरफ अज्यूम किया था A1, इसका नीचे की तरफ A2, इसका नीचे की तरफ A3। तो अब मुझे इक्वेशन बताओ जल्दी जल्दी, क्या इक्वेशन आएंगी फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, कौन बताएगा? फर्स्ट के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, 2T माइनस M1G इक्वल टू M1 इंटू A1। हाँ भाई सही है। यस Yes, sir. ओके, सेकंड वाले के लिए M2G माइनस T इक्वल टू M2 इंटू A2। थर्ड वाले के लिए M3G माइनस T इक्वल टू M3 A3। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब हमको क्या चाहिए, फोर्थ इक्वेशन चाहिए, कंस्ट्रेंट वाली। उसके लिए अब मैं लगाऊंगा समेशन ऑफ T इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 0। ये था ना हमारा वर्क डन। अब लगाओ, जो पहले वाला ब्लॉक है उसके ऊपर कहां लग रहा है टेंशन, पहले ब्लॉक पे सर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ. अपवर्ड, अपवर्ड्स। और उसका एक्सेलरेशन कहां की तरफ है, तो अपवर्ड्स यस। Upwards. तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टेंशन,
जीरो। जीरो। जीरो, तो Zero. क्या बन जाएगा 2t इंटू a1। हाँ सर। ठीक है, ओके। Yes. अब बात करते हैं m2 की। m2 में कहाँ लग रहा है टेंशन? टेंशन Upward. ऊपर। इसका एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे। एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री। तो क्या आएगा? माइनस, तो माइनस टी इंटू a2। थर्ड के लिए क्या बनेगा? थर्ड माइनस टी इंटू a3, क्योंकि ऊपर है टेंशन हाँ और सर ब्लॉक कहाँ आ रहा है? नीचे। और नीचे इनका समेशन क्या होना चाहिए? जीरो। जीरो। तो क्या बन जाएगा? 2a1 इक्वल टू a2 प्लस a3। ये इक्वेशन 4। देखो हमारे ऊपर भी यही आई थी, देखो ना, सर थोड़ा सा ऊपर जाइए ना। ये देखो ये रहा 2a1 इक्वल टू a2 प्लस a3। और यहाँ भी हमारे पास में वही आ गया। सर ये मेथड इजी है सर, मतलब तो इजी है, तभी तो मैंने कहा। देखो जो वहां वाला मेथड था वो मेथड फुल प्रूफ है। देखो हर क्वेश्चन को करने के मेथड्स हैं। वो ना बेसिक मेथड है ना, रिलेटिव हमने लगाया तो हमारे पास आ गया। ये वाला मेथड कौन सा? हमारा वर्चुअल वर्क में। इसमें हमने एक हाई लेवल चीज लगाई है, वर्क। वर्क हमने अभी तक किया नहीं है ना, वर्क डन, उसको हमने बेसिक से किया था। उसके बाद में हमने एक और मेथड लगाया, डिफरेंशिएशन वाला। ये हमारा थर्ड मेथड है। 99% क्वेश्चन इसी मेथड से होते हैं। सर किसी क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन मेथड की जरूरत पड़ती है क्या? यस, पड़ती है। और वो तुमको दिख जाता है कि इस वाले इक्वेशन में जो क्वेश्चन है उसमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, ठीक है ना। और जहां पे खूब सारे पुली वुली आए तो अपने इसको लगा दो, एकदम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, सर एक सेकंड थोड़ा सा ऊपर जाए ना, जस्ट इसके जो ऊपर लिखा हुआ है। ये हाँ सर थोड़ा सा और, बस 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 इतना ही सर। हाँ। तो वर्चुअल वर्क मेथड जो है वो हमको आना चाहिए। इससे काफी सारे क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं। डन सर। डन। अब देखो इसको अप्लाई कैसे करना है भाई, हमको एप्लीकेशन पार्ट तो आना चाहिए। जैसे सिंपल क्वेश्चन देता हूँ, सबसे पहले अपने सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सपोज हमारे पास में एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पे एक हमने ये लगा रखी है, पुली लगा रखी है, एक ब्लॉक यहाँ पे हैंग कर रखा है। इसका मास सपोज बोल दिया 10 kg। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 5 kg का, स्मूथ सरफेस है सारी। लेकिन इस ब्लॉक को मैंने ऐसे अटैच किया हुआ है ना, एक यहाँ पे लगा रखी है, पुली लगा रखी है, ठीक है। और इस पुली के ऊपर स्ट्रिंग आ रही है ऐसे, ये, और यहां से घूम के वो यहाँ पे अटैच हो गई है, फिक्स। अब बताओ व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इस वाले क्वेश्चन में। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब देखो हमको एक चीज पता है कि जहां जहां पे स्ट्रिंग जाती है सेम टेंशन रहता है। तो पहले हमने एज्यूम किया, यहां से स्टार्ट किया इस वाले ब्लॉक से। सपोज इसमें है टेंशन टी, तो जहां जहां ये स्ट्रिंग जा रही है उसमें कितना टेंशन रहेगा? टी रहेगा। तो यहाँ भी कितना आएगा? टी। यहाँ भी कितना आएगा? टी। यही स्ट्रिंग घूम के यहाँ आ गई तो ये यहाँ फोर्स लगाएगी टी, यहाँ फोर्स लगाएगी टी। देखो अब यहाँ पे टी, यहाँ पे टी, तो इस पॉइंट पे कितना लगेगा? 2t। 2t। तो पहली चीज तो हमने क्या रिप्रेजेंट की? टेंशन। अब अपने एज्यूम करते हैं कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a1, इस ब्लॉक का यहाँ की तरफ a2। एज्यूम किया ना सर? दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दोनों को सिंगल स्ट्रिंग से अटैच नहीं किया हुआ है। इसके पास में कितने स्ट्रिंग लगे हुए हैं? 2। सर एक्सेलरेशन को एज्यूम किया गया। हाँ अज्यूम किया है ना, a1 a2। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे लगा देते हैं अपने इक्वेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बताओ
इसको मैंने बोल दिया 1, इसको मैंने बोल दिया 2। फर्स्ट के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, पहले वाले के लिए? सर mj minus t is equal to m into a। A1 भाई, उसका mg फोर्स लगेगा नीचे 100 न्यूटन, ऊपर लग रहा है t, और ये इक्वेशन 1। इसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है ब्लॉक पे, 2t, बस एक ही लग रहा है हॉरिजॉन्टल में, और मास कितना है 5, एक्सेलरेशन a2, इक्वेशन 2। अब कितनी इक्वेशन है हमारे पास में, तो we have 2 इक्वेशन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 सो 3, तो हमको एक और इक्वेशन चाहिए, वो कहां से आएगी, वर्चुअल वर्क मेथड से। वर्चुअल वर्क मेथड, देखो इसके ऊपर ब्लॉक सेकंड वाले पे टेंशन भी कहां पे लग रहा है, कहते हैं राइट में, एक्सेलरेशन भी कहां पे है, राइट में, तो क्या बन जाएगा 2t इंटू a2। इसकी बात करते हैं, इस ब्लॉक की कहां लग रहा है टेंशन, ऊपर, ब्लॉक कहां आ रहा है नीचे, तो क्या आएगा माइनस, तो माइनस t इंटू a1 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2a2 इक्वल टू a1 3। मतलब क्या हुआ कि नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक के एक्सेलरेशन का डबल है। क्यों, उसके पास में 2 स्ट्रिंग लगी हुई है, इसके पास में एक स्ट्रिंग लगा हुआ है। अब बताओ मेरा आंसर क्या आएंगे, तुम्हारे सामने इक्वेशन लिखी हुई है, सॉल्व इक्वेशंस, बताओ आंसर। सर मतलब ये जनरलाइज हो गया ना, जहाँ टेंशन मासेस पे डिपेंड नहीं है, तो जहाँ टेंशन टी है वहाँ पे 2a हो जाए। कंस्ट्रेंट है बेटा, ये इसको बोलते हैं कंस्ट्रेंट अपने रिलेशन। जैसे कि अगर एक स्ट्रिंग के ऊपर एक ही ब्लॉक बांधा हुआ है तो कहते हो ना कि इक्वल आएगा, वो इक्वल कितना होगा वो तो उस पर डिपेंड करेगा मास कितने हैं, लेकिन ये तो कहोगे ना इक्वल आएगा। वैसे ही यहाँ पे कहोगे कि ऊपर वाले के ऊपर स्ट्रिंग कितने बांधे हुए थे 2, तो उसका एक्सेलरेशन हाफ हो गया है एज कंपेयर टू नीचे वाले का, लेकिन सर, कितना होगा, कंपैरिजन, हाँ कंपैरिजन वो सेम रहेगा। अब जो उसका आंसर कितना आएगा वो तो फिर अपने इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो उससे पता लगेगा। हाँ सर। अब सॉल्व करो इक्वेशन, मेरे को बताओ आंसर क्या आएगा। सर टेंशन 100/9 न्यूटन आ रहा है, और A1 जो है वो 80/9 है और A2 जो है वो 40/9 मीटर पर सेकंड। यस सर। हाँ भाई, क्या आ रहा है, सही है सर। A1 कितना है सर A1 80/90 है। 80/9 मीटर पर सेकंड। हाँ सर 9, और A2 हो जाएगा मेरा 40/9, और क्या था टेंशन सर 100/9 न्यूटन। 100/9। यस सर, सही है सर। ठीक है, चलो और करो। सपोज एक स्मूथ सरफेस दी हुई है, यहाँ पे 2 ब्लॉक रखे हुए हैं, ओके। अगर दोनों ब्लॉक को एक सिंगल स्ट्रिंग से अगर मैं अटैच कर दूं, सिंगल स्ट्रिंग से, तो हमारे पास में एक्सेलरेशन कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे दोनों के। यस सर। लेकिन हम सिंगल से नहीं करेंगे। अब हमने क्या किया, ये लो यहाँ पे एक स्टैंड लगा दिया, ठीक है, यहां से एक स्ट्रिंग आएगी, ठीक है, हमारी स्ट्रिंग जो है वो ऐसे आ रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई स्ट्रिंग, फिर यहाँ से घूमती हुई यहाँ गई, इसके ऊपर से घूमती हुई यहाँ आई, और इसके ऊपर से घूमती हुई यहाँ चली गई। अब हम आगे वाले ब्लॉक को खींच रहे हैं, तो फाइंड एक्सेलरेशन, इसको बोल दिया ब्लॉक ए, इसको बोल दिया बी। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी एंड टेंशन इन स्ट्रिंग। चलो करो, वही हमारे सिंपल मेथड लगाने। सबसे पहले हमको टेंशन को रिप्रेजेंट करना है, फिर हमको इक्वेशन लगानी है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फिर हमको लगाना है कंस्ट्रेंट रिलेशन।
कि कौन सा कंस्ट्रेंट यहाँ पे लग रहा है। चलो बताओ, सॉल्व करो। बंद कर। सर एक्सेलरेशन हम कुछ किसी भी साइड में एज्यूम कर सकते हैं क्या? यस, वो आंसर अपने आप आएगा तुम्हारा। तो वर्चुअल वर्क मेथड से कर सकते हैं ना तो। हाँ हाँ, उसी से करना है। भाई उससे से देखो, वर्चुअल वर्क मेथड से ना कंस्ट्रेंट आता है, ठीक है। बाकी इक्वेशन तो एनएलएम वाली है ना, अपनी लॉज ऑफ मोशन वाली, वो तो अकॉर्डिंगली अपने लगेंगी। तो सबसे पहले क्या करना है? सर आंसर आ गया बट थोड़ा अजीब सा आ रहा है। आने दो, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए मैं क्वेश्चन को वेरिएबल्स में करता हूँ यार, ताकि आंसर पूरा वेरिएबल में चलता रहे। सर टेंशन 1500/53 न्यूटन आ रहा है। अच्छा 53, हाँ ठीक है। सर। हाँ तो एंड आने दो, सर कोई बात नहीं। A1 जो है वो 800/53 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और A2 जो है वो 600/53 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, देखते हैं। हाँ चलो, बाकी लोगों को करने दो। सर वर्चुअल वर्क मेथड में हम सिर्फ टेंशन का ही मतलब मेनली फोकस करते हैं ना, हाँ स्ट्रिंग के यस, ऊपर की वो इंटरनल उसका। टेंशन देखो ना, इंटरनल, ये इंटरनल है,
जो ये वाला है ये तो अपना एक्सटर्नल बन गया, ठीक है। जो एक्सटर्नल होता है उसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स, मतलब इसकी वजह से ही तुम्हारे पास में मोशन हो रहा है, तो उसका कुछ नहीं करना है, वो तो हमको एक्सेलरेशन लेके आएगा ही, वो तो हमको इंटरनल की बात करनी है, ड्राइविंग फोर्स बोलते हैं इसको। तो देखो पूरा एक ही स्ट्रिंग है, तो यहाँ की तरफ लगेगा टेंशन T, इसमें भी T, इसमें भी T, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 2T, यहाँ पर T, यहाँ T, यहाँ T, यहाँ T, तो इधर कितना आएगा 2T, यहाँ पे कितना बन गया 2T। तो पहले तो सपोज इसका आगे की तरफ A1, इसका आगे की तरफ A2, तो पहले तो अपना इक्वेशन लिखो, बताओ जो पहले वाला है 10 kg, इसके ऊपर कितना लग रहा है फोर्स? सर 4T। 4T, तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी? सर 4T इज इक्वल टू 10A1। ठीक है, अब जो सेकंड वाला है उसका एफबीडी बनाते हैं। सर 100 माइनस 3T इज इक्वल टू 10A2। तो आगे लग रहा है 100, पीछे देखो यहाँ पर T और यहाँ पे 2T, कितना बन गया 3T, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी 100 माइनस 3T इक्वल टू 10 इंटू A2। अब हमारे पास में इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3, तो क्या करना पड़ेगा? कंस्ट्रेंट, तो पहले वाले ब्लॉक पे लगाओगे, ठीक है। तो पहले वाले पे क्या है? टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, मतलब कि एंगल 0, तो क्या बन जाएगा 4T इंटू A1। सेकेंड वाले पे क्या है? ऑपोजिट, तो माइनस साइन, तो माइनस 3T इंटू A2 इक्वल टू 0, तो क्या बन गया 4A1 इक्वल टू 3A2 सर। तो ये बन जाएगा 4A1 इक्वल टू 3A2, इक्वेशन 3। नाउ वी हैव 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, कर दो सॉल्व। तो मुझे अभी भी है ना सॉल्व किया। हाँ बेटा बोलो। सर जो हाँ, थर्ड बोलो। वाला इक्वेशन है ना, मतलब कंस्ट्रेंट वाला, हाँ। वो समझ नहीं आ रहा कैसे डिराइव देखो करना है। ओके 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 ओके, पहले वाले ब्लॉक पे कहाँ लग रहा है टेंशन? फॉरवर्ड। हाँ सर। उसका एक्सेलरेशन कहाँ है? फॉरवर्ड, हाँ है ना? A1 ओके, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। तो जो फॉर्मूला होता है वर्क वाला, उसमें क्या आता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। फोर्स कितना है? 4T, एक्सेलरेशन A1, और cos 0 कितना बन गया? 1। हाँ ठीक है, अब आगे वाले ब्लॉक की बताओ मुझे, आगे वाले ब्लॉक पे फोर्स कहाँ है? पीछे की तरफ पीछे, उसका एक्सेलरेशन A2 कहाँ की तरफ? सामने की तरफ, आगे की तरफ सामने की तरफ, तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया? 180। 180 डिग्री। क्या होता है cos 180 डिग्री? -1। -1, तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया बीच में, बस, और इक्वल टू 0। हाँ अभी समझा। ठीक है, और क्या मुझे बताओ इन तीनों का आंसर क्या है जब तुम इक्वेशंस को सॉल्व करते हो? तो सर वही आंसर आ रहा है क्या सर। क्या था? सर मैंने, आपने A1 A2 जो लिया, मैंने दोनों को मतलब दूसरा लिया था, मतलब A1 की जगह A2 और ऐसे। तो हाँ सर ठीक है, तो आपके आंसर वाले क्या? में A1 में 600/53 आना चाहिए, A2 में 800/53 और टेंशन 1500/53। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? A1 क्या लिखूं? सर 600/53। 600/53 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, A2 क्या बन जाएगा फिर मेरा? सर 800/53। 800/53 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और टेंशन? सर 1500/53 न्यूटन। 53 न्यूटन। हाँ भाई, बाकी लोगों के भी आई आंसर? सॉल्व करो, वेरीफाई करो। सर मुझे अलग आया है। तो मुझे क्या है? 819 आ रहा है। ये लगा है 19? 800/19 आ रहा है सर। बेटा तुमने सर मेरा हाँ। 53 के जगह 43 आ रहा है। हाँ चलो, अब तो मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा फिर, तो इतने वेरिएशन आ गए। फिर से करो भाई अपना, सब लोग चेक करो फिर से।
अब कॉन्ट्राडिक्शन आने लग गया, देखो मतलब तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत खराब है, तुम्हारे एग्जाम में इसीलिए मार्क्स कटते हैं। तुमको कॉन्सेप्ट आता है लेकिन कैलकुलेशन नहीं होती है तुमसे, क्योंकि यहाँ पे मैंने इक्वेशन तो लिखी हुई है तीनों। ठीक है, देखो आखिरी वाली इक्वेशन को पकड़ो, क्या लिखा हुआ है 4a1, तो 4a1 क्या है यहां से पहली इक्वेशन से बताओ, 40/10 10 सो राइट, इक्वल टू 3। यहां से a2 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 - 3t/10। ठीक है, यहां से कैंसिल हो गया 10 10, तो कितना बनेगा 16t इक्वल टू 300 - 90, तो कितना बन जाएगा टेंशन 9 और 320/। 12 आ रहे हैं। पर मेरा भी 12 आया था। तो यार ये तो कुछ अलग ही आ गया तुम्हारे, मेरे तो कितना सिंपल सा आंसर आ गया, तुम्हारे पता नहीं कितने कॉम्प्लिकेटेड आ रहे थे। तो टेंशन की वैल्यू कितनी हो गई 12 न्यूटन, तो मैंने लिखा t इक्वल टू 12 न्यूटन। अब तो एकदम आसान हो गया, t की वैल्यू 12 है तो ये कितना आएगा 48/10, तो मतलब कि a1 की वैल्यू 4.8, और फिर a2 की वैल्यू क्या बन जाएगी 4/3, 4/3 इंटू 4.8, तो कितना बन जाएगा 6.4। हाँ, यस सर। अब बताओ भाई तुमने कहाँ गलती की, तो मतलब कितना इजी सा आंसर आया है और तुम पता नहीं 53 43 सर भी मैंने लेके आई थी। क्वेश्चंस तो वही ली थी, फिर पता नहीं कुछ सिंपलीफाई करने में प्रॉब्लम हो गया। तो देखो ना सिंप्लीफिकेशन करने का वो देखो मेथड देखो, तुम हर इक्वेशन से यहाँ से मतलब a1 निकाला इसमें डाला, यहाँ से a2 निकाला इसमें निकाला, तुम्हारे पास सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन आ गई है। अगर वो तुम उस वाले मेथड से करते हो ना कि इसको मल्टीप्लाई किया इसको मल्टीप्लाई किया दोनों को ऐड कर दिया, उससे क्या होगा तुमने टेंशन तो 15 न्यूटन आएगा ना, लेकिन 15 कैसे आएगा आएगा बेटा, सर तो 320। 300 होना चाहिए, 320 लिखा है सर। 320, हाँ 300 आएगा ना। एक सेकंड, तो कितना बच गया ये सर इसमें 444, हाँ सही है ना 12 ही है। हाँ भाई सही है, कैलकुलेशन थोड़ा अच्छे से करना। ठीक है चलो एक और करो, लास्ट क्वेश्चन। ये हमारे पास में एक सरफेस, इसको बीच में से काट दिया, एक यहाँ पे लगा दी हमने पुली, एक यहाँ लगा दी पुली, एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है 4 kg, एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है 2 kg। ठीक है, एक ही स्ट्रिंग जा रही है ये पूरे पे 10 kg। Find acceleration of all the blocks and tension in string। कैलकुलेशन अच्छे से करना यार इस बार, मतलब ऐसी मिस्टेक मत करना। यस सर।
सर इसमें एक्सेलरेशन को सेम लेना है कि डिफरेंट लेना है? अरे भाई हाँ, पहले बताओ कि इक्वल क्यों होंगे भाई। ये तो मानते हो ना कि पूरा स्ट्रिंग है, यहाँ पे लगेगा टी, ठीक है, इसमें ऊपर लगेगा टी, ऊपर लगेगा टी, तो यहाँ कितना लगेगा 2t, इसमें यहाँ कितना आएगा t। तो बताओ दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन सेम कैसे हो सकते हैं? ओके हाँ। ठीक है, तो अज्यूम करो एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ a1, इसका यहाँ की तरफ a2, इसका नीचे की तरफ a3, सब कुछ अज्यूम कर लो और इक्वेशन लिखो। फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगा? मास 1 के लिए इसको बोल दिया A, इसको बोल दिया B, इसको बोल दिया C। व्हाट सर विल बी A द के लिए इक्वेशन? T इज इक्वल टू 4A1। हाँ सर। बस क्योंकि उसके ऊपर A की फोर्स लग रहा है तो T इक्वल टू 4A1, इक्वेशन 1। फिर ब्लॉक 2 के लिए, B के लिए सर T इज इक्वल टू 2A2। 2A2, इक्वेशन 2। ब्लॉक 3 के लिए सर 100 माइनस 2T इज इक्वल टू 10A1। 100 माइनस 20 इक्वल टू 10A3। तो अभी देखो, अभी हमारे पास इक्वेशन है 3, वेरिएबल हमारे पास कितने हैं? 4। अब क्या करेंगे? कंस्ट्रेंट इक्वेशन कैसे लगाएंगे? कंस्ट्रेंट इस पे सर देखते हैं, पहले वाले पे। T पहले वाले A1 के ऊपर प्लस फोर्स भी देखो, पहले वाले पे फोर्स भी आगे है, एक्सेलरेशन भी आगे है, तो क्या आएगा? प्लस साइन, तो T A1। बी वाले पे टेंशन भी लेफ्ट में है, एक्सेलरेशन भी लेफ्ट में है, वेरी गुड, क्या बन जाएगा? प्लस TA2। इसमें टेंशन ऊपर लग रहा है, ब्लॉक कहाँ आ रहा है? नीचे, तो माइनस 2T इंटू A3 इक्वल टू 0। तो क्या इक्वेशन बनेगी? A1 प्लस A2 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A3, इक्वेशन 4। नाउ वी हैव 4 इक्वेशन, 4 वेरिएबल। बताओ आंसर क्या आएगा? अभी तुमको बताया था कैसे सॉल्व करना होता है। सारी इक्वेशन से वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो। A1 की वैल्यू क्या है? T/4। A2 की वैल्यू T/2 इक्वल टू ट्वाइस। A3 की वैल्यू आएगी 10 माइनस T/5। अब हमारे पास एक ही इक्वेशन है जिसमें एक ही वेरिएबल है, तो हम सॉल्व कर देंगे। तो ये कितना बन जाएगा? 3T/4 इक्वल टू 20 माइनस 2T/5। तो क्या बनेगा? 3/4 प्लस 2/5 इक्वल टू 20। तो t की वैल्यू आ जाएगी 20 400/15। 15 और 8 कितना होता है? 23। ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू आ गई तो बाकी चीजें अपने आप ही आ जाएंगी, A1 A2 सब कुछ आराम से आ जाएंगे। हाँ भाई ठीक है, किसी को डाउट कुछ? नो डाउट सर। हाँ नो डाउट। तो अब देखो लेक्चर 3 का जो एक्सरसाइज है, जो उसके एग्जांपल्स हैं, ऑल मस्ट बी डन। सर मुझे लेक्चर 2 के एग्जाम्पल 10 में डाउट था सर। क्या है? सर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ था सर कि नहीं सर एक सेकंड, मैं सर एग्जाम्पल 8 में सर कि एक जन जो है वो लेक्चर कौन सा? 2? यस सर, लेक्चर 2 एग्जाम्पल 8। 8 कहाँ गया? 8 हाँ, क्या हुआ इसमें? इजी तो है। सर फर्स्ट पार्ट तो प्रूव हो गया कि उसमें जैसे थीटा डिक्रीज होगा तो इसीलिए फोर्स इंक्रीज होना रहेगा क्योंकि mg जो है वो कांस्टेंट है। बट सर सेकंड पार्ट नहीं समझ में आया, कैलकुलेट कैसे करना है वो वाला पार्ट। कि क्या बोला है उसमें? क्या
भाई ये है ना, देखो सपोज इसके सर अंदर लग रहा डेप्थ है, एच पे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो यही तो है भाई, अगर ये डेप्थ तुम्हारे पास में है, ये मतलब h है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, d/2 हो गया ना, देखो ना कंप्लीट हो दिया हुआ है ना, d दिया हुआ है, तो हाफ कितना हो Yes, गया, sir. d/2, तो ये भी कितना हो गया, d/2। तो हमने फोर्स में क्या किया था, सपोज यहाँ पे t है, यहाँ पे t है, यहाँ पे क्या है mg, तो क्या फॉर्मूला आया था, 2t cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg, तो अपना t का वैल्यू क्या बन जाएगा, mg/2 cos थीटा, राइट। हाँ इतना कर Yes, लिया है sir. ना। तो ठीक है, इसके अंदर राइट एंगल ट्राइंगल में अब निकाल लो ना यार, ये एंगल थीटा है, ये h है, ये हमारा d/2 है, तो cos थीटा आ जाएगा ना, तो पुट कर देना cos थीटा को, mg/2 cos थीटा क्या बन जाएगा, √s² प्लस d²/4 अपॉन h, ये लो, ये आ गया ना cos थीटा। हाँ सर cos थीटा कैसे निकाले, एक बार फिर से बता दीजिए। अरे कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, अच्छा ओके, हाँ ओके सर, समझ गया सर, समझ गया। तुमको अपने डायमेंशन है ना दिए हुए हैं ना, ये डेप्थ है, ये और ये तुमको ऑलरेडी दिया हुआ था d/2, तो कहते राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया हमने, ओके थैंक यू सर। है ना। सर जो बुकलेट दी है ना सर, तो उसमें कौन से एक्सरसाइज तक करना है? उसके अंदर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट वाले सारे क्वेश्चन कर डालो, जहां भी तुमको ना पुल्ली वुल्ली है दिखे ना बहुत सारी, सब क्वेश्चन कर डालो, ओके सर, और एससीवी भी, ठीक है सर। एससीवी आल्सो, देखो एससीवी के अंदर मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, एससीवी तो है मेरे पास में। तो ग्रुप पे आप पोस्ट कर डालोगे क्या क्वेश्चन? हाँ तो ग्रुप पे पोस्ट कर दोगे क्या क्वेश्चन क्या, एचसीवी के? हाँ तो एससीवी तो होगी ना तुम्हारे सबके पास में, या नहीं है? है सर, अरे मैंने कहा था हाँ एससीवी होनी चाहिए भाई। है देखो सर। एससीवी के अंदर मैं तुमको दिखाता हूँ क्वेश्चन, नहीं एससीवी वाले जो क्वेश्चन है वो सब इसमें दिए हुए हैं, ये अपने जो एक्सरसाइज है ना इसमें दिए हुए हैं सारे, तो चिंता मत करो, जो अपने एग्जांपल है ना ये अपने जो दिए हुए हैं सारे एससीवी के ही हैं। तो हाँ जो अपने वो थे ना एक्सरसाइज जो थी, जो तुमको दिए हार्ड कॉपी वाली, हाँ सर, हाँ उसमें से स्ट्रिंग वाले सारे क्वेश्चन कर लेना भाई, ओके उसको मत छोड़ना, ठीक है, चलो बाय। बाय। थैंक सर यू। एक डाउट था सर। यस सर। हाँ बोलो क्या डाउट था? सर वो वर्चुअल वर्क मेथड कौन से टाइप के सम्स में लगाना सर, समझा नहीं। जहाँ पे बहुत सारे पुली वुली आ जाए, है ना ठीक है। भाई, क्योंकि हमको वर्चुअल वर्क मेथड का जो बेसिक वो है ना, दैट इज अ कंस्ट्रेंट,